शो की शुरुआत करेंगे और कुछ क्यूज़ पर नज़र डालते हैं। और एक चीज़ जो मैं आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा हर्षिता, गिफ्ट निफ्टी से, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी के लिए 90 पॉइंट ऊपर है। लेकिन एक चीज़ अब हमारी मार्केट में क्लियर हो गई है कि गिफ्ट निफ्टी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा खून जलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप लॉन्ग कैरी करके गए तो बहुत ज़्यादा खुश मत होइए, शॉर्ट कैरी करके गए तो बहुत ज़्यादा खून मत जलाइए, क्योंकि पिछले कई दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मार्केट कुछ और ही कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो बता रहा है, गिफ्ट निफ्टी मैक्सिमम आपको 9.15 का साइन दे रहा है कि 9.15 पे क्या होगा। कल तो वो भी गलत हो गया था। उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा डोमेस्टिक फैक्टर से भाग रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ, कल हुआ क्या था? कल जब हमने शो की शुरुआत की थी तो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था, लेकिन हुआ क्या? जब गैप डाउन हुआ 170 पॉइंट का निफ्टी पर कल और आज में। लेकिन एक फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है? कल मार्केट में एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था। आज जो हम पढ़ के गए हैं, जो हमारी गाइड बुक में, जो हमारी कुंजी में है, बेसिकली आज वहीं से सवाल आ रहे हैं। तो अभी तक कोई नेगेटिव खबर अभी तक तो नहीं आई है। फिंगर्स क्रॉस, अगेन 8 बजे, अभी मार्केट 9:15 बजे खुलेगा, अब तक तो कुछ नहीं आई। तो आज हो सकता है कि एक्चुअल में गैप अप ओपनिंग हो, जो कल एक लग रहा था, आज एक्चुअल में गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़, इवन कल से पहले जो लास्ट ट्रेडिंग डे था ट्यूसडे, वो भी एक अच्छा सेशन था मार्केट लिए, एक्सेप्ट फॉर लास्ट आवर जिसमें जियो पॉलिटिकल वरीज की वजह से मार्केट गिर गया था। लेकिन दिक्कत क्या है इस मार्केट की? एफआईआईएस की ताबड़तोड़ सेलिंग है, और कल की सेलिंग ज़्यादा नेगेटिव है क्योंकि कल मार्केट पूरे दिन नीचे था, वहाँ सेलिंग हुई है। चलिए, रैली पे सेलिंग आया, एफआईआईएस को समझ में आता है कि वो हायर लेवल पे बेच रहे हैं, लोअर लेवल पे भी बेच रहे हैं। वो कल उन्होंने 5,000 करोड़ से ज़्यादा का कैश में बेचा है हर्षिता, 5,300 करोड़ कैश मार्केट में। आई थिंक ये पिछले कुछ दिनों का सबसे बड़ा कैश मार्केट नंबर है। और वो 2-3 दिन में थोड़े खुश हो गए थे जब 1,400 करोड़ 1,700 करोड़ था कि शायद ये थक गए। इंडेक्स फ्यूचर में भी बेचा, स्टॉक फ्यूचर में भी बेचा, मतलब लगातार सेलिंग पे सेलिंग हो रही है। और बहुत लोग पूछ रहे हैं, भाई ये थकते क्यों नहीं आखिरकार? मतलब एक होप ये है ना कि कभी तो थक जाएंगे बेच कर, लेकिन थकते क्यों नहीं? उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ आपको। जब आपकी खुद की मार्केट में आपको इतना अच्छा मोमेंटम दिख रहा हो, प्लस आपका खुद का डॉलर इतना स्ट्रांग हो, प्लस आपके इतनी ज़्यादा आपके पास विजिबिलिटी हो आपकी खुद की मार्केट को लेकर, यूएस मार्केट देखिए क्या स्ट्रांग मार्केट है। मतलब एक इस समय एक ड्रीम है लोगों का, वो यूएस मार्केट है। आप चाहे कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए, उनका डाउ, नैस्डैक कल थोड़ा अंडर प्रेशर था, लेकिन चाहे आप डाउ अगर हो दिखा दीजिए, चाहे आप डाउ देख लीजिए, चाहे आप एसएनपी देख लीजिए, चाहे आप रसल देख लीजिए, जो वहाँ का छोटू इंडेक्स है उनका, वो देख लीजिए, सब में इस समय अच्छी खासी रैली है। और देखिए टेक्सचर देखिए उनकी मार्केट्स का, डे लो पर खुलता है अगर, तो वहाँ से हाई पे जाके बंद होता है, रिकवरी होती है शानदार वहाँ पर। तो वो एक मार्केट इस समय है जहाँ पर काफ़ी पैसा जा रहा है। इवन नैस्डैक अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर भी ग्रीन में बंद हुआ। और एक चीज़, बहुत लोगों ने ये बात डिस्कस नहीं करी है, लेकिन एक एसेट क्लास जो क्लियरली सबसे स्ट्रांग बनकर आ रही है वो है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन में इस समय बहुत पैसा जा रहा है, बहुत पैसा निकल कर बिटकॉइन में जा रहा है। ऑल्टरनेट्स की तलाश हो रही है इस समय, और बिटकॉइन उसमें सबसे ऊपर निकल कर आ रहा है। कल बिटकॉइन पहली बार $1,00,000 के करीब पहुंचा। जब हम यूएस इलेक्शन में थे ना, तो वो $60,000 पर था। तो सोचिए, $60,000-70,000 से वो $1,00,000 के करीब पहुंचा है। और बहुत लोगों का ये मानना है कि बिटकॉइन यहाँ से $1 मिलियन तक जाएगा। $10 लाख, मतलब अभी $1,00,000 है, कई लोग माने वो $10 लाख तक जाएगा। भारत में बड़ा फोमो होगा लोगों को। नहीं, वो तो होगा ही खैर, लेकिन आप भारत में भी कर सकते हैं आप। वो पहले जो थोड़ा सा इलीगल था, वो वाला फैक्टर नहीं है। टैक्स का एक इशू है, वो आपको सॉर्ट आउट करना होगा। मैं आपको बिटकॉइन के 2 चार्ट दिखाता हूँ। एक तो 2 दिन का चार्ट जिसमें वो बड़ी रैली हुई है, वो चार्ट है क्या, लेकर आइए स्क्रीन पर। हम 98,230 पर, ये 24 आवर ट्रेड होती है वैसे, तो इसके लिए ये जो है ऑलमोस्ट करंट रेट है 98,230 का। और दूसरा, ट्रंप के इलेक्शन से देखिए क्या हुआ है बिटकॉइन में, 46%। अब अच्छा होता क्या ना, हम एक चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई एफआईआईएस क्यों बेच रहे हैं, एफआईआईएस क्यों बेच रहे हैं? उनके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन तो खैर आपके पास, मेरे पास भी हो तो, लेकिन हम में से शायद किसी ने इतनी सरदर्दी ली नहीं कि कौन बिटकॉइन के लिए अकाउंट खोले, वहाँ पे इन्वेस्ट करे, वो सब करे। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ आज के आज बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दें, प्लीज़, वो क्योंकि मेरा काम भी नहीं है वो। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक पैसे को एक ऑल्टरनेट जगह मिल रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, और बिटकॉइन का मार्केट कैप अब गोल्ड के मार्केट कैप के बराबर ऑलमोस्ट पहुँच रहा है। तो ये एक और रीज़न है कि जो काफ़ी पैसा मार्केट से निकल गया। एक फेजेस होते हैं मार्केट के, इस समय एक मोमेंटम का फेज चल रहा है जहाँ पर बाकी एसेट क्लास में ज़्यादा पैसा बन रहा है,
तो FIS निकाल कर वहाँ डाल रहे हैं। देखिए FIS को ना तो कोई इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार है, ना ही कोई इंडिया से बहुत ज़्यादा नफरत है, उनको सिर्फ पैसे से प्यार है। वो सबके लिए यही होना चाहिए। जो अगर आप किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि आपको कोई वो कंपनी बहुत अच्छी लगती है, कोई बहुत उससे ज़्यादा प्यार है, आपको लगता है कि आपका पैसा वहाँ पे डबल होगा, ट्रिपल होगा या 4 टाइम्स होगा, तब आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक रीज़न है कि जहाँ पर काफ़ी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी टेक्टोनिक शिफ्ट इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है अनुज, लेकिन हमारी गाड़ी अनफॉर्चुनेटली फिर वो अदानी वाले मामले में उस ट्रैफिक जैम में फंस गई है। और पिछली बारी जब वो हिंडनबर्ग वाला सागा हुआ था, हम सब जानते हैं कि कितना समय लगा था वहां से रिकवर करने में। तो ये कितना और परेशान कर सकता है, और इस समय फिर निवेशकों को क्या किसी तरह की पोजीशनिंग रखनी चाहिए या नहीं? क्योंकि कल एक के बाद एक हमने सुना GQG एसेट्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करेगा। कल शाम को जो कीनियन पार्लियामेंट में डिसाइड किया गया कि देखिए हम अदानी के साथ कुछ नहीं करना चाहते, सारे कॉन्ट्रैक्ट स्क्रैप कीजिएगा। हर्षिता, इसमें ना एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इसमें एक तो ना पॉलिटिकल एंगल काफ़ी आ गया है, तो इसके लिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ वैसे, लेकिन क्योंकि ये मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हाँ। इसके लिए मैं इसको सिर्फ एक डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना, अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कुछ समय के लिए इन स्टॉक्स को अपने रेडार से हटा दें। मैं कल भी एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा था, अदानी एंटरप्राइजेस। कल अगर आपने, जब आप फाइनली बेच पाए होंगे उसको, कि पहले 3 तो सर्किट लगे थे, जब आप उसको फाइनली बेच पाए होंगे वहाँ से वो रिकवर कर गया, और फिर वहाँ पर अगर आपका स्टॉप लगा होगा फिर वापस डे लो पर आ गया है ना। देखिए किस तरीके का हुआ है। तो इसको आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, इसमें आप पैसा नहीं बना पाएंगे, तो इसको आप भूल जाइए। क्या सेबी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन होगा? क्योंकि ये तो US कोर्ट का मामला है ना, वो सवाल होगा। GQG क्या करेगा, ये एक सवाल ये होगा। तो भाई GQG की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो क्यों? क्योंकि पिछली बार जब GQG ने खरीदा था तभी ये स्टॉक घूमे थे, कॉन्फिडेंस वहीं से आया था GQG की वजह से। तो अब एक सवाल ये भी होगा कि अदानी ग्रुप के लिए कि यहाँ से फंडिंग कैसे रेज करें, क्योंकि वो देखिए जिनकी जितनी भी कंपनियाँ हैं ना वो हेवली फंडिंग डिपेंडेंट है, सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ हैं। और एक चीज़ मैं बताऊँ, ऑल सेड एंड डन अदानी ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप एयरपोर्ट ले लीजिए, चाहे आप पोर्ट्स ले लीजिए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ वो जो धारावी वाला प्रोजेक्ट है ना, अदानी के अलावा कोई और बना भी नहीं सकता। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड उनका काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनको US में अब फंडिंग मिलनी थोड़ी मुश्किल होगी। अब तक वो US से काफ़ी फंडिंग ले रहे थे, US से फंडिंग मिलनी थोड़ी मुश्किल होगी। क्या राइट्स इशू लाएंगे या FPO लाएंगे, क्या लोग सब्सक्राइब करेंगे, आई थिंक ये कुछ सवाल होंगे। तो इसमें ना ये सब कंजेक्चर है, तो इसके लिए इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट करके फ़ायदा नहीं है। इशू क्या है कि क्या इसका मार्केट पर कोई एक बियॉन्ड अ पॉइंट इम्पैक्ट है, और मार्केट पर इम्पैक्ट बियॉन्ड अ पॉइंट क्या था? मार्केट पर इम्पैक्ट बियॉन्ड अ पॉइंट था कि बैंकों को लेकर, कि क्या बैंकों पर एक सिस्टमिक रिस्क इसकी वजह से ओपन हो रहा है। वो मेरे ख्याल से एक कंप्लीटली अनथिंकेबल है, उसमें ऐसा कुछ इशू है ही नहीं। एक तो इनका इंडियन डेट रिलेटिवली काफ़ी कम है, कल मैंने नंबर्स के साथ एक्सप्लेन किया था। और दूसरा, ऐसा नहीं है ना कि अदानी ग्रुप NPA बन गया। दे अब तक सारी पेमेंट्स पे इन्होंने ऑनर किए हैं, सब कुछ किया है। तो उस वजह से वो जो एक मार्केट, कल क्या था ना, फर्स्ट डे था, तो एकदम झटका लगा, किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके लिए कल मार्केट ने इस तरीके से रिएक्ट किया था। लेकिन डे आफ्टर मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा मैच्योर रिएक्शन आता है मार्केट में। तो आज का मार्केट का रिएक्शन स्पेशली बैंकों को लेकर, PSU बैंकों को लेकर ज़्यादा मैच्योर होगा, तो उसको समझने की ज़रूरत होगी बेसिकली। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आज देखते हैं कैसे बाजार यहाँ से आगे बढ़ता है या वहीं पर रुके रहता है। इस बीच ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या बन रहा है? कल जब हम मार्केट को क्लोज कर रहे थे, क्या स्थिति उभर कर आ रही थी, और इवेंचुअली जब हम आज सुबह में लौट कर आए हैं, तब और अब वाला डेटा फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए, हुआ ये है कि अमेरिका इशारा जरूर कर रहा था कि थोड़ी सी नरमी देखने को मिलेगी, उसके सामने एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला। डाउ जो है वो 43,980 के लेवल्स पर इस समय आपको दिखाई दे रहा है। नैस्डैक में एक क्लियर कट मूव देखने को मिला। S&P की चाल थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दी, लेकिन मेरी नजरें हैं दरअसल कमोडिटी मार्केट्स पर और डॉलर इंडेक्स पर, क्योंकि वहां पर बड़े बदलाव क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। बॉन्ड यील्ड आप गौर करिएगा 4.38 की 4.4% पर आ गई है। डॉलर इंडेक्स नियरली 107 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ब्रेंट में भी, यानी कि कच्चे तेल में भी कुछ कुछ उबाल नजर आ गया है। अनुज, ये डॉलर इंडेक्स का बढ़ना और ब्रेंट, क्या इसी पर शायद वो ट्रेडर्स की ज्यादा नजरें रहेंगी? क्योंकि डॉलर इंडेक्स का सीधा सरोकार हमारे IT स्टॉक से है। बिल्कुल, देखिए 107 पर आ गया अब डॉलर इंडेक्स, और वो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी वहाँ पर कंटिन्यू कर रही है। और वो देखिए एक चीज़ तो है, US मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की जो ट्रेड है ना, वो अब तक चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत की ट्रेड क्या है? डॉलर स्ट्रांग होगा
और बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों चल रहा है। तो कल भी 107 को क्रॉस किया डॉलर इंडेक्स ने। इसके दो इम्पैक्ट हैं आज हमारी मार्केट पर। पहला, एफआई सेलिंग और बढ़ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना मतलब करेंसी, आपकी करेंसी वीक होगी, और अगर आपकी करेंसी वीक होगी तो एफआई को पहले ही जो मार्केट पंच कर रहा है और उस पर और पंच आएगा, तो इसके लिए वो पैसा निकाल कर अपनी मार्केट में वापस जाएंगे, ये हो रहा है जो। लेकिन दूसरी चीज़, आईटी अच्छा करेगी, और आईटी अच्छे करने का कारण सिर्फ डॉलर बढ़ना नहीं है। एक जो व्यू मेरा रहा है इस पूरे साल की, आपके इस पोर्टफोलियो में 25 से 35% आईटी होना चाहिए, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है पिछले कुछ दिनों में। अगर आप आईटी स्टॉक्स में रहे हैं इस पूरी मार्केट में, आपका पैसा नहीं डूबा है। इस पूरी करेक्शन में आईटी में आपका पैसा नहीं डूबा है, उसने बचा के रखा है आपको। तो यहाँ पर एक और चीज़ हुई है, यहाँ पर अमेरिका डेटा भी स्ट्रांग है, उनका जो जॉब डेटा आया है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो उनके होम सेल्स के डेटा हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस समय आईटी के लिए, जैसे कहते हैं ना, पांचों उंगलियां घी में है। एक तो यूएस की इकोनॉमी अच्छी है, और दूसरा डॉलर स्ट्रांग है, और रेट कट की भी एक्सपेक्टेशन है। तो वो सब के सब आईटी कंपनियों के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। क्रूड भी का हायर आना भी एक एल्गो पॉजिटिव होता है आईटी के लिए। वो जियोपॉलिटिक्स का इशू था ऑब्वियसली। अब ये देखना होगा, ये यूक्रेन रशिया वॉर, एक एक्सपेक्टेशन है कि जब डोनाल्ड ट्रंप फाइनली ऑफिस एज्यूम करेंगे, अब तक तो डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में नहीं है ना, जब वो एज्यूम करेंगे ऑफिस, तब शायद इस वॉर पर एक विराम लगने के चांसेस हैं। उसके बाद शायद क्रूड नीचे आए, लेकिन अभी तो $74 पर है, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे स्टॉक्स पर। लेकिन अदरवाइज ग्लोबल क्यूज आज ठीक ठाक है मार्केट के। ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक अनुज, लेकिन हमारा सेटअप कैसा है? क्योंकि लगातार वो बिकवाली की पोजीशंस एफआईआईज की बनी हुई हैं। इनफैक्ट हो सके तो वो 10 दिनों वाला चार्ट भी आपको दिखाएंगे हम, कि किस तरह से पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस मैंने गिने, नियरली 19,800 करोड़ की बिकवाली कैश में हुई है। आपने 7 सेशन गिने हैं, मैंने 37 सेशन गिने हैं। 37 सेशन में एफआईआईज गेस करिए कितना सेल किया होगा? 1 लाख करोड़, 1,65,000 करोड़। तो चलिए खैर उस पर मैं आता हूँ मैं, लेकिन ये बिल्कुल कल 4,200 करोड़ डीआईएस ने बाय किया और 5,300 करोड़ एफआईआईज ने सेल किया। ये कल के नंबर्स हैं, और वो बार्स आएंगे अब आपकी स्क्रीन पर, एफआईआईज और डीआईएस दोनों के। एक अच्छी चीज़ लेकिन ये हो रही है कि हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं एफआई के जो एक्सोडस हो रहा है, उसको डीआईएस एब्जॉर्ब कर रहे हैं काफ़ी हद तक। ऑब्वियसली पूरा रुपी टू रुपी नहीं मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैच हो रहा है। पिछले 37 सेशंस का, जैसे मैंने कहा, 1,65,000 करोड़ की सेलिंग है एफआईआईज की, उसके सामने 1,56,000 करोड़ की बाइंग है डीआईआईज की। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी एफआईआईज कैश में बड़ा बेचते हैं और इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बेचते हैं, अगले दिन मार्केट नॉर्मली रैली करता है। एक ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, आज होप है कि ऐसा हो जाए। कल इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में भी शॉर्ट बने, वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। कल क्लाइंट्स, ये ऑब्वियसली ओवरऑल मामला है, इसके चेंजेस पाए जाते हैं। कल लॉन्ग और शॉर्ट में 9,600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड करें एफआईआईज ने, और 600 करोड़ बेचा है उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में, अगली प्लेट में दिखाई देगा वो आपको, और 3,600 करोड़ बेचा है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में। तो एक्चुअली कुल मिलाकर 5,300 प्लस 600 प्लस 3,600, कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 9,500 करोड़ की डायरेक्शनल सेलिंग है ना एफआईआईज की तरफ। ऑप्शंस का आंकड़ा देने के इतना मतलब नहीं बनता है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी में भी सेलिंग हुई है। वैसे निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग है, 470 करोड़ की निफ्टी में सेलिंग है, और 188 करोड़ की बैंक निफ्टी में सेलिंग है। और वो टेबल आएगी आपके स्क्रीन पर, पहली बार 4 दिन के बाद बैंक निफ्टी में सेलिंग हुई है। एनीवे, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेट्स सी। अच्छा, लॉन्ग शॉर्ट का मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। 9,600 जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट ऐड हुए हैं, सिर्फ 94 लॉन्ग ऐड हुए कल, और वो लॉन्ग शॉर्ट वापस 2 लाख के ऊपर पहुंच गया। जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो ग्राफ देखिए आपकी स्क्रीन पर, और इसको टेबल फॉर्मेट में अगर आप देखें, कल 1,91,000 पर आ गए थे हम, अब हम वापस 2 लाख शॉर्ट पोजीशन में पहुंच गए हैं। पीक था हमारा 2,21,000 की शॉर्ट पोजीशंस का, तो ऑलमोस्ट वहीं पर है। एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तो इंडिया विक्स कल 2% ऊपर था, 16 पर आया, हमारे कंफर्ट जोन के अभी भी ऊपर है। और दूसरा, पूरे अक्टूबर सीरीज़ में, और अब पूरी की पूरी ऑलमोस्ट नवंबर सीरीज़ की भी अब एक्सपायरी अगले हफ्ते हो जाएगी, हम पुट कॉल रेशियो पर ओवरसोल्ड रहे हैं। ये आपको बता रहा है कि एक मार्केट ओवरसोल्ड काफ़ी समय तक रह सकता है। 0.94 मतलब 1 के नीचे ओवरसोल्ड होता है। मतलब इतनी ओवरसोल्ड मार्केट 2 महीने से रही है, फिर भी मार्केट में कोई रिकवरी नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट को कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा रिकवरी के लिए। मार्केट को कोई ट्रिगर चाहिए, कहाँ से आ सकता है वो? अगर महाराष्ट्र से आ जाए फॉर एग्जाम्पल, वो एक फैक्टर हो सकता है। मतलब ये कुछ बेसिक
चीज़ हो सकती है, लेकिन आप देखिए पुट कॉल रेशो 0.94, बैन में 2 स्टॉक ऐड हो गए, अदानी एंटरप्राइजेस का लग रहा था बैन में ऐड होगा, और नैल्को भी बैन में ऐड हो गया, तो ये 2 स्टॉक्स बेसिकली बैन में ऐड हो गए कल। तो अब बात इंडेक्स की, कंसिडरिंग कल 23,263 का लो दिखाया और वो 500, हम पहले तो 600 और 800 की उम्मीद कर रहे थे, वो खिसकते खिसकते गाड़ी काफी नीचे आ गई, रिवर्स गियर में चल रही है। आज के लिए अनुज, आपने पहले भी मेंशन किया कि कल का लो वॉच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बेस पर फिर कितने अपसाइड या फिर डाउनसाइड की गुंजाइश है, किन लेवल्स पर आपने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना है? बिल्कुल हर्षदा, अच्छा अब इंडेक्स की बात करते हैं। मैं एक्चुअली एक चीज़ आई थिंक शायद भेजना भूल गया था, क्योंकि मैं एक और चीज़ जो डिस्कस करना चाह रहा था मार्केट में, वो था महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स का। पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ, फिर मैं इंडेक्स पर आऊँगा। कल रात को देर रात को एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आया, और एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी प्लस जो एलाइज हैं उनकी बड़ी जीत की एक्सपेक्टेशन है कल। अब पता नहीं मुझे वो कहीं मेकअप करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं जो पिछली बार हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने टाइम लिया है। मैं परसों मांग रही थी, आपको याद होगा मैंने ग्रुप में डाला था कि माया एक्सिस का पोल क्या है महाराष्ट्र को लेकर। टाइम लिया। उन्होंने टाइम लिया। प्रदीप गुप्ता जी के लिए भी आई थिंक ये जिसे कहते हैं ना मेक और ब्रेक है, या तो क्रेडिबिलिटी वापस आएगी या पूरी तरह से जाएगी, तो इसके लिए उन्होंने इस बार टाइम लिया है। वो टाइम लेकर एक दिन एक्स्ट्रा लगाकर उन्होंने कल वो पोल निकाला है, और उस पोल में बीजेपी प्लस एलाइज की बड़ी जीत की प्रेडिक्शंस है। अच्छा, क्या है ना, एग्जिट पोल पास में गलत साबित हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार गलत साबित होंगे, है ना। इस बार हो सकता है कि सही साबित हो, और 80 to 90% एग्जिट पोल्स तो बीजेपी के फेवर में। और ये महाराष्ट्र जो एक्सिस माई इंडिया का पोल जो था 98 to 107 बीजेपी, 53 to 58 शिवसेना, और एनसीपी शरद पवार वाली इतनी। मैं तो ये नंबर देख के ये सोच रहा था अजीत पवार वाली एनसीपी कांग्रेस से बराबर सीटें ले आएगी अगर, तो एक बड़ा मिराकल होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि कोई बहुत एक ज़्यादा ही वन वे सुनामी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर ये आ गया तो मार्केट में कल फिर आप मंडे को आपको सीधा 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर मिलेगा, अगर ये आ गया तो। लेकिन ये नहीं भी आया, अगर बीजेपी की जीत भी हुई। मैं क्यों इस इलेक्शन को बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए अदानी वाला मामला तो आउट ऑफ सिलेबस आया था। उससे पहले जो मार्केट एक स्ट्रगल कर रहा था, मार्केट का एक फियर फैक्टर जो था वो था पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर, कि भाई गवर्नमेंट कैपेक्स तो हो ही नहीं रहा है, और गवर्नमेंट कैपेक्स हो नहीं रहा है तो जैसे प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है। वो जो अर्निंग स्लो डाउन हुई वो किस लिए हुई, इसी वजह से हुई ना मेन तो वो इस वजह से कि रिफॉर्म के स्लो डाउन का एक रिस्क है मार्केट में, कि अगर रिफॉर्म स्लो डाउन हो गया इसकी वजह से, अगर ये वाकई में फुल मेजोरिटी से आ जाते हैं तो वो रिफॉर्म की गाड़ी वापस पटरी पे आएगी, और फिर आप देखना किस तरीके से मार्केट में रैली आएगी। भले ही एक बार के लिए सेल ऑन न्यूज़ हो भी जाए, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक वाकई में बड़ी रैली आएगी अगर बीजेपी महाराष्ट्र जीत गई तो, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आउट ऑफ द वे होगा मार्केट के लिए। पर इसमें अनुज क्या एसेंशियल है कि बीजेपी के नंबर ज्यादा हो, अगर वैसी सिचुएशन हो कि शिंदे शिवसेना के नंबर ज्यादा हो। नहीं, वो तो खैर बीजेपी ने ज़्यादा सीटें लड़ी हैं तो वो बीजेपी के नंबर ज़्यादा आएंगे, और आई थिंक वो तो खैर गिवन है। लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन गए, अगर बीजेपी की इतने नंबर्स आ गए, फडणवीस जिस चीफ मिनिस्टर बन गए तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव होगा। ये तो वो तो मार्केट के लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। अगर बाई चांस महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, क्योंकि वो एक बड़े स्टेट में एक ऑपोजिशन का कमबैक होगा। तो और फिर वो जो पॉलिसी पैरालिसिस वाली चीज़ है उसको लेकर, क्योंकि फिर वो रिस्क बढ़ेगा कि अब आगे और फ्रीबीज देनी पड़ेंगी आपको। ऐसा नहीं है कि वैसे इस इलेक्शन में भी फ्रीबीज नहीं दी गई हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा एक मार्केट का एक व्यू होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस देने का। तो उस वजह से ये इम्पोर्टेंट जो है, ये इलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा पहले उसकी बात कर लूँ थोड़ा सा। फिर उसके अब कंसिडरिंग ये एक चीज़ है, और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आई थिंक सेकंड हाफ में आना शुरू रहेगा। आखिरी 1.5 घंटे में इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। आखिरी के 1-1.5 घंटे में ये ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिर सुबह में क्या ट्रेड लेकर चलें? हाँ बिल्कुल, तो फिर अब निफ्टी पर क्या ट्रेड लेकर चलते हैं और उसकी बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी पर एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि आज आपको 2-3 लेवल्स ध्यान में रखने हैं। पहले तो क्योंकि गिफ्ट निफ्टी गैप अप बता रहा है तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 23,450 से 23,507। 23,507 कल का एग्जैक्ट हाई था, लेकिन वो ट्रेडेड हाई नहीं था। ट्रेडेड हाई समवेयर अराउंड 23,450 था, 23,400 23,450।
तो वो एक इंपॉर्टेंट जोन होगा वॉच आउट करने के लिए। अगर आप हर्षदा उसके ऊपर निकलना शुरू हुए तो उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको। मार्केट कितना ओवरसोल्ड है ये बड़ी रेजिस्टेंस आपको बताएगी। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको प्लेस्ड है 23,700 से 23,750 पर। राइट। 20 डे तो 24,000 पर प्लेस्ड है। ये मार्केट इतना ओवरसोल्ड है। अच्छा, अगर और कुछ नहीं तो कई बार मार्केट में मीन रिवर्जन ट्रेड होती है। मीन रिवर्जन मतलब ओवरसोल्ड मार्केट भी एक बार के लिए तो अपने मूविंग 10 और 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करेगी, अगर गिरना है तो वहाँ से गिरेगी। तो ये एक पॉसिबिलिटी है अगर गैप अप टिके तो। नहीं टिका तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा? पहला सपोर्ट है 23,250 से 23,300 जो कल का लो है, और उसके बाद फिर 23,150 से 23,200 वो है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत क्रूशल है वो, क्योंकि आज वीकली चार्ट पूरा होगा। तो अगर आज गैप अप नहीं टिका और अगर आप लो पे आने शुरू हुए तो फिर वो उस लेवल पर नज़र रखिएगा। अप्रोच क्या होगी? फिर से अप्रोच यही रहेगी, दोनों साइड की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहिए इस मार्केट में। अगर गैप अप फेल हो तो शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहिए, लेकिन अगर गैप अप फेल हो, उस नीचे आए मार्केट, उसके बाद रैली हो और अगर आप फर्स्ट आवर का हाई निकाल दें आज, अगर आज आपने फर्स्ट आवर का हाई निकाल दिया ना, वो लॉन्ग ट्रिगर करेगा, वो उसके बाद फिर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करेगा लोगों के, और फिर वहाँ से शायद हो सकता है कि एक रैली आए। लेकिन अगर गैप अप फेल हो और मार्केट वापस आपको दिखाई दे कि नहीं सस्टेन कर पा रहा है, तो फिर शॉर्ट भी ट्रिगर होगा। लेकिन जो भी करें आप एक स्टॉप लॉस के साथ करें। लॉन्ग पोजीशन ले रहे हैं तो फर्स्ट आवर लो का स्टॉप लॉस रखें, शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं तो फर्स्ट आवर हाई का स्टॉप लॉस रखें। बहुत सिंपल निफ्टी में स्ट्रैटेजी है। पहले 1 घंटे में कोई ट्रेड ना लें, पहले 1 घंटे में सिर्फ ऑब्जर्व करें कि ये मार्केट जा कहाँ रहा है, और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं बेसिकली। और निफ्टी बैंक, कंसिडरिंग निफ्टी बैंक कल डे लो से एक अच्छी रिकवरी दिखा चुका है, बिल्कुल, तो उस पर क्या भरोसा रखे, वो फॉलो थ्रू आएगा? निफ्टी बैंक पर मेरा भरोसा है थोड़ा ज़्यादा इस समय, क्योंकि निफ्टी बैंक में 1-2 स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग शुरू हो गई है। आज सुबह एक एसबीआई पे भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आया है ना, वो भी एक रेडार पर रहेगा। तो बैंक निफ्टी कल ठीक 200 डे मूविंग एवरेज से रिकवर हुआ। यहाँ पर पहला सपोर्ट रहेगा मेरे ख्याल से 50,200 से 50,000 जो पुट राइटर का जोन है, और उसके बाद कल का लो और 200 डे मूविंग एवरेज 49,800 टू 49,850। मेरी अप्रोच ये है बैंक निफ्टी पर, पोजिशनल अप्रोच ये है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज के लो के साथ आप लॉन्ग ट्राई कर सकते हैं बैंक निफ्टी पर एटलीस्ट, क्योंकि बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? 50,600 से 50,650 कल का हाई, और उसके बाद 50,800 से 51,000, अगेन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ऑप्शंस का जोन ना। बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स ट्रेड है कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर कल का लो टूट गया बैंक निफ्टी में तो वो शॉर्ट ट्रिगर करेगा, क्योंकि फिर वहाँ पे भी 1000 पॉइंट डाउन साइड ओपन हो जाएगी। तो अगेन एक ऐसी मार्केट है ना जिसमें आपको दोनों साइड की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहना है। दोनों तरफ के ट्रेड्स, और वो लोज आप पहले ही नोट कर लीजिएगा। वो एक पॉइंट है जो आपको सिग्नल देगा कि मार्केट संभल रहा है या फिर बिखर रहा है। निफ्टी बैंक का कल का लो 49,787 का था और निफ्टी का 23,263 का था। तो ये इंडेक्स की पोजीशनिंग रही। अनुज, एक और हेडलाइन हमने पढ़ी एमटीएफ फंडिंग मामले पर, जहां पर दोनों एक्सचेंजेस ने सफाई दी। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इस सफाई की क्या जरूरत थी? क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ असमंजस मार्केट में था इसको लेकर। हर्षदा, मैंने ना इस पर एक रील बनाई थी करीब 6 महीने पहले, जब मैं मिड कैप्स पर कॉशियस हुआ था। मिड कैप और स्मॉल कैप पर मैं कॉशियस हुआ था। आई थिंक बहुत लोगों को याद होगी वो। तब मैंने कहा था कि ये एमटीएफ बुक कितनी बन गई है। एमटीएफ क्या होता है? बेसिकली मार्जिन पर आप ट्रेडिंग करते हैं कैश में। एफएनओ पे तो खैर आप वैसे ही लेवरेज होता है। मार्जिन ट्रेडिंग जो होती है वो कैश में आप स्टॉक्स पर मार्जिन पर ट्रेडिंग करते हैं। वो कई ब्रोकरेजेस अलाउ करती हैं आपको कि आप पैसा रखिए उनके पास 10 लाख का, लेकिन वो आपको स्टॉक्स लेने देंगे 50 लाख के जी। तो 4 to 5 टाइम्स आपको लेवरेज मिल जाता है। तो कल मार्केट में एक रूमर घूम रहा था कि 1000 स्टॉक्स वहाँ से हटाए जाएंगे उसमें से, और उस वजह से काफ़ी प्रेशर था काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप पर। तो कल एनएससी और बीएससी ने सफाई दी है कि नहीं, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आई ना, पहली बार एक्सचेंजेस ने उस बुक का नंबर दिया है। बुक कितनी बड़ी हो गई। अब तक तो हम सिर्फ एक उसका कयास ही लगाते थे। 80,500 करोड़ की वो बुक है मार्जिन ट्रेडिंग की। तो सोचिए पिछले 1 महीने में जिन लोगों ने मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी यूज़ करके मार्केट में ट्रेडिंग करी है, कैश मार्केट में, उनका कितना लॉस हुआ होगा, वो कितना लॉस होगा सिस्टम में। इसके लिए ये मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, लेवरेज जो है ना वो बुल मार्केट में बहुत अच्छी लगती है। जब बेरिश फेज आते हैं ना, वो आपको मतलब थका कर मतलब इतनी ज़बरदस्त पिटाई करती है ना वो आपकी, वो पता चलता है आपको। तो ये एक और फैक्टर है कि मार्केट में जो मार्जिन ट्रेडिंग बुक इतनी बड़ी बन गई थी, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आया था। ऑल टाइम हाई पर मार्जिन ट्रेडिंग बुक थी अक्टूबर में। नवंबर और दिसंबर के आंकड़े देखने वाले होंगे, खासतौर से जब नवंबर के एंड में। आई थिंक ये 80,000 करोड़ की मेरे ख्याल से, आई वोंट बी सरप्राइज अगर 50-60 हज़ार करोड़ तक आ गई होगी।
स्पेशली मार्केट के मद्देनज़र।